अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम स्टूडेंट्स को टाइम पर मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मंदजल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोलॉजी की कि व्हाट इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हमारे साथ क्या होता है, पैथोलॉजी को हम डिटेल के साथ सिंपल अल्फाज में डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी किसे कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी को हम डिफ़ाइन करेंगे और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, उसको हम वाज़े करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी और इसके जो दूसरे ब्रांचेस हैं, इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, क्या चीज़ें पढ़ते हैं, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिज़ीज़ एंड इट डेवलपमेंट, डिज़ीज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ कल्चर में लोगों के जो कंसेप्ट है कि किस तरह से लोग डिज़ीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, कैसे वो डिज़ीज़ को जो है समझते हैं, डिज़ीज़ के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, नज़रिए हैं, उस पर हम बात करेंगे और इसकी डेवलपमेंट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ 5 कंपोनेंट ऑफ द डिज़ीज़ प्रोसेस, हमारे साथ जो डिज़ीज़ प्रोसेस होता है जो कि 5 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, तो उन 5 कंपोनेंट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रेवलेंस क्या है, एटियोलॉजी से क्या मुराद है, पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, आउटकम क्या है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो ये है कि जो यूनिट नंबर 1 है पैथोफिजियोलॉजी का, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट में तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यही टर्मिनोलॉजी जो है आने वाले जितने भी यूनिट्स होंगे तो फिर उसमें आप लोगों को बार बार देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस फर्स्ट यूनिट को सही तरह से अंडरस्टैंड कर ले, इसको सही तरह से समझ ले, तो आने वाले यूनिट फिर आप लोगों के लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊं तो वो आप लोग गौर से सुने और उसको समझने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे साथ वो है पैथोलॉजी। व्हाट इज़ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी हम किसे कहते हैं। हर जगह पर जगह जगह जो है आप लोगों ने पैथोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ डिफिनीशन जो है वो सुने होंगे, पढ़े होंगे। जनरल अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको पैथोलॉजी की तारीफ़ करके बताऊं तो पैथोलॉजी हम किसे कहते हैं। पैथोलॉजी से मुराद ये हमारे साथ एक ऐसा मुताला होता है, ये हमारे साथ एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। पैथो मीन क्या, पैथो मीन डिजीज़ एंड लॉजी मीन टू स्टडी। ठीक है, पैथोलॉजी जो है ये हमारे साथ ग्रीक वर्ड से लिया गया एक वर्ड है जिसमें पैथो का मतलब क्या है, पैथो का मतलब है डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ हम किसे कहते हैं, डिजीज़ हमारे साथ कोई भी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं या बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाए, वो एबनॉर्मल हो जाए और हम अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करने से क्या हो जाए, कासिर हो जाए, या उसको परफॉर्म करने में हमें क्या हो जाए, डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाए। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, और इन डिजीज़ के बारे में हम जो मुताला करते हैं, इन डिजीज़ के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को फिर हम क्या कहेंगे, इस तरह की स्टडी को हम फिर पैथोलॉजी कहेंगे।
ठीक है, ये सिंपल डिफिनीशन अगर आप लोग याद कर ले तो यही डिफिनीशन आप लोगों के समझने के लिए काफ़ी है और आगे डिफाइन करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर जो सिंपल डिफिनीशन आप लोगों को दी है इसमें कहते हैं कि pathology is a Greek word pathos meaning disease and logos means study. Thus, pathology is the branch of science that deals with the study of all structural and functional abnormalities, चाहे वो सेल में हो, टिश्यू में हो, ऑर्गन में हो या बॉडी फ्लूइड से मुराद जो इलेक्ट्रोलाइट प्लाज्मा वगैरह है उसमें हो। They takes place as a result of disease is called पैथोलॉजी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पैथोलॉजी कहेंगे। मतलब यह है कि पैथोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है, ठीक है, ये हमारे साथ साइंस की वो शाख है जिसमें हम उन तमाम स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो कि डिजीज़ की वजह से काज हुए हो, जो कि डिजीज़ की वजह से आए हुए हो। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहेंगे? इस तरह की स्टडी को हम फिर पैथोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिजीज़ एंड चेंज इन होम्योस्टेसिस। ज़ाहिरी बात है, जब डिजीज़ काज होता है, जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ आती है, चाहे वो फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ हो या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हो, ठीक है, तो इस चेंजेस के आने की वजह से, इस एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हमारे बॉडी का जो इंटरनल होम्योस्टेटिक एनवायरनमेंट होता है वो क्या हो जाता है? वो भी चेंज हो जाता है। तो ये किस वजह से चेंज होता है? ये डिजीज़ की काज होने की वजह से चेंज होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ की बात हुई है। स्ट्रक्चर से मुराद हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जब चेंजेस आती है एबनॉर्मली, जैसे कि हेपेटाइटिस में जो लिवर होता है वो इनलार्ज होता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जितने भी दूसरे ऑर्गन है, ठीक है, उसकी साइज़ में चेंजेस आ जाना, उसके शेप में चेंजेस आ जाना, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़। फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ से मुराद ये है कि जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी फ्लूइड में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके फंक्शन में जब एबनॉर्मलिटी आती है, वो जो प्रॉपर तरीके से काम करना छोड़ देते हैं, तो इस कंडीशन को हम फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ जो डिजीज़ की वजह से आती है, तो इन एबनॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पैथोलॉजी कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। मज़ीद अगर हम इसको सिंपल करके डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर बहुत सारे डिफिनीशन आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स डीलिंग विद द एसेंशियल नेचर ऑफ डिजीज़ स्पेशली चेंजेस इन बॉडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स दैट काजेज और काज बाय अ डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोलॉजी। वही डिफिनीशन है। ठीक है, इसमें कोई जो है डिफरेंट कोई नई बात जो है यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। कहते हैं कि मेडिसिन की ये एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? नेचर ऑफ डिजीज़ का जो नेचर होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किस तरह की डिजीज़ है, आया ये हमारे साथ कैंसरियस डिजीज़ है या नॉन कैंसरियस डिजीज़ है। ठीक है, तो इस डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी के टिश्यूज़ ऑर्गन में जो एबनॉर्मल चेंजेस आई हुई होती हैं उसके बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहेंगे? पैथोलॉजी कहेंगे। फिर यहाँ पर एक और डिफिनीशन मेंशन की गई है, कहते हैं कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो एबनॉर्मलिटीज़ आई हुई होती है, जो ख़राबी आई हुई होती हैं, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहेंगे? पैथोलॉजी कहेंगे। एक और डिफिनीशन है, कहते हैं कि इट इज़ द साइंस और स्टडी ऑफ अ डिजीज़ एंड इज़ एसेंशियली द बैकबोन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है, मतलब यह है कि डिजीज़ के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं?
पैथोलॉजी कहते हैं। और पैथोलॉजी जो है ये हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी की बैकबोन कंसीडर की जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम डिज़ीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक हम डिज़ीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम डिज़ीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को नहीं समझ सकते। तो इस वजह से यहाँ पर ये वर्ड मेंशन किया गया है कि पैथोलॉजी क्या है, बैकबोन है हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। व्हाट इज़ मीन बाय होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस आप सबको पता है कि ये दो वर्ड से मिलकर हमारे साथ एक वर्ड बना है। होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन कंडीशन, ठीक है। सो होम्योस्टेसिस ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, मुसलसल ये कोशिश करती है कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, अपने बॉडी के इंटरनल माहौल को क्या करे, एडजस्ट करे बॉडी से बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ, ताकि किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का जो है हमारे बॉडी को सामना ना करना पड़े और हम आसानी से उस इन्वायरमेंट में जो है क्या करें, रह सके, ज़िंदा टाइम गुजार सके। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। होम्योस्टेसिस मीन the process in which the body strives to maintain its internal environment with the external environment is called what? Is called homeostasis। वो process, वो condition जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्ट करने की मुसलसल कोशिश करती है, जदोजहद करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। The process of maintaining normal balance within the body is called homeostasis। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। तो इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे साथ क्या है, पैथोलॉजिस्ट स्पेशलाइज फील्ड। पैथोलॉजिस्ट हम किसे कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट हम उस शख्स को कहते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे साथ जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म होते हैं या जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स होते हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजिस्ट की जो स्पेशलाइज फील्ड है, जो स्पेशल फील्ड है जिसमें वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें हमारे साथ दो कॉमन स्पेशलिटीज़ है, दो कॉमन फील्ड है, जिसमें पहले नंबर पर एक हमारे साथ एनाटॉमिक पैथोलॉजी है और दूसरे नंबर पर हमारे साथ क्लिनिकल पैथोलॉजी है। एनाटॉमिक पैथोलॉजी जो है ये हमारे साथ पैथोलॉजी की वो फील्ड है जिसमें पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म ऑटोप्सीज टू डिटरमाइन काज ऑफ डेथ। ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी जो है ये हमारे साथ एक प्रोसीजर होता है। ऑटोप्सी को हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्रोसेस भी इसको हम कहते हैं। ऑटोप्सी ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो डेथ वाक़या हो चुकी होती है, जो मौत हो चुकी होती है, तो उस मौत की जो वजह है उसको मालूम करने के लिए हम ये ऑटोप्सी प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर में हम मुख्तलिफ सेलुलर लेवल पर क्या करते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं कि ये डेथ जो वाक़या हुई है, काज हुई है, तो ये किस वजह से काज हुई है। आया किसी किस्म की सेलुलर एबनॉर्मेलिटी की वजह से काज हुई है, आया किसी किस्म की और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। तो उन चीज़ों को मालूम करने के लिए हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑटोप्सी कहते हैं, ठीक है। सो एनाटॉमिक पैथोलॉजी ये हमारे साथ पैथोलॉजी की एक ऐसी फील्ड है जिसमें पैथोलॉजिस्ट ऑटोप्सीज को परफॉर्म करते हैं डेथ की काज को मालूम करने के लिए, मौत की वजह को मालूम करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम एनाटॉमिक पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है।
क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी नॉर्मली हम जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, तो वो लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उन टेस्ट के ज़रिए जो है मुख्तलिफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिज़ीज़ में इन्वॉल्व हुए होते हैं तो उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्लिनिकल पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। Pathologists who review lab specimens to determine evidence of abnormal tissue presence of chemicals is called clinical pathology। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि ये पैथोलॉजी की वो फील्ड है जिसमें जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ टिश्यूज़ की क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट को एग्जामाइन करते हैं ये जानने के लिए कि जो एबनॉर्मलिटी काज हुई है इसके पीछे क्या वजह है, किस वजह से ये एबनॉर्मलिटीज़ काज हुई हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम कहते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के फिर हमारे साथ मुख्तलिफ ब्रांचेस है जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जनरल पैथोलॉजी आती है, एक हमारे साथ सिस्टमेटिक पैथोलॉजी है और एक हमारे साथ स्पेशल पैथोलॉजी है, ठीक है। तो इन तीनों क्लासेस को जो है ब्रांचेस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल पैथोलॉजी की तो जनरल पैथोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम कॉमनली जो बेसिक चेंजेस आती हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, ठीक है, डिजीज़ की वजह से, तो उन चेंजेस के पीछे क्या वजूहात है, किस चीज़ की वजह से ये चेंजेस आई हुई है, किस चीज़ की वजह से ये एबनॉर्मलिटीज़ आई हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं जनरल पैथोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर डिफिनीशन देके कहते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कॉमन बेसिक चेंजेस इन ऑल टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में जो कॉमन बेसिक चेंजेस आती है तो उस चेंजेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे कि सेल इंजरी हो जाना, नेक्रोसिस का हो जाना या इन्फ्लेमेशन का हो जाना, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, जनरल पैथोलॉजी कहते हैं। और ये कॉमन चेंजेस कब आएंगी, ये तब आएंगी जब डिजीज़ काज होगा, डिजीज़ के काज होने की वजह से ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्टडी को हम जनरल पैथोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फिर एक और ब्रांच आता है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी की जिसको हम सिस्टमेटिक पैथोलॉजी कहते हैं। सिस्टमेटिक पैथोलॉजी मतलब सिस्टम की बात हो रही है, तो डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी में मौजूद जितने भी सिस्टम है तो उन सिस्टम में कोई एक सिस्टम में एबनॉर्मलिटी आ जाए, चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो इसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं तो इस तरह की स्टडी को हम फिर सिस्टमेटिक पैथोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, या मिसाल के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिस्टम हो गया, ठीक है, या मिसाल के तौर पर जो है नर्वस सिस्टम हो गया या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो इन सिस्टम में से कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, वो डिजीज़ की वजह से क्या हो जाए, उसमें एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए, तो उस सिस्टम में जो एबनॉर्मल चेंजेस आए होती हैं उन एबनॉर्मल चेंजेस के बारे में जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक पैथोलॉजी कहेंगे, ठीक है। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अ पार्टिकुलर सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, ठीक है। आपको स्टार्ट में मैंने जो पैथोलॉजी की डिफिनीशन कर रहा था तो वहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम है तो सिस्टम में जब चेंजेस आएंगी तो उस चेंजेस के आने की वजह से उस सिस्टम में मौजूद जितने भी ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, सेल होंगे, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी, ठीक है, उसको उसकी मॉर्फोलॉजी में जो है क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी। तो उस चेंजेस के बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक
पैथोलॉजी कहेंगे। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पैथोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सिस्टमेटिक पैथोलॉजी हम इसको कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ एक और फील्ड आता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल पैथोलॉजी कहते हैं। ये हमारे साथ एनाटॉमिकल पैथोलॉजी की तीसरी ब्रांच है। स्पेशल पैथोलॉजी से मुराद ये है कि जनरल पैथोलॉजी में हमने जो स्टडी की होती है तो उसी स्टडी को हम किसी ख़ास एबनॉर्मल कंडीशन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इस तरह की स्टडी को फिर हम क्या कहेंगे, स्पेशल पैथोलॉजी कहेंगे। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक चेंजेस लर्न इन जनरल पैथोलॉजी टू द वेरियस स्पेसिफिक डिजीज़ इज कॉल्ड स्पेशल पैथोलॉजी। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि जनरल पैथोलॉजी में हमने जितनी भी लर्निंग की होती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होता है, तो उसी लर्निंग को हम क्या करते हैं, किसी ख़ास डिज़ीज़ पर अप्लाई करते हैं उस डिज़ीज़ को समझने के लिए। तो इस तरह की जो स्टडी होंगी इसको फिर हम स्पेशल पैथोलॉजी कहेंगे। मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ किसी को हुई है तो उस डायबिटीज़ के पीछे क्या वजूहात है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, ये हमारे बॉडी के साथ इस कंडीशन में क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम मुताला करेंगे इसको फिर हम कहेंगे क्या, स्पेशल पैथोलॉजी इसको कहेंगे। इसके बाद हमारे साथ जो अगला ब्रांच है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी का, उसको हम डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी इसको हम कहते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू एबनॉर्मेलिटीज यूजिंग ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बायोप्सी सैंपल। बायोप्सी किसे कहते हैं, बायोप्सी ये हमारे साथ एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो एबनॉर्मल टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं उस एबनॉर्मल टिश्यू ऑर्गन से हम एक स्मॉल पीस या एक स्मॉल पार्ट जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम कट ऑफ कर लेते हैं और फिर उस एबनॉर्मल टिश्यू की हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसकी हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी हम जांच पड़ताल करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं कि इस एबनॉर्मल टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है इस कंडीशन को काज करने में, क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आई हुई है, किस हद तक जो है एबनॉर्मेलिटी काज हुई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम मुताला करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी कहेंगे, ठीक है। मतलब डायग्नोस करते हैं हम, सिचुएशन कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए जो स्टडी करते हैं उसको हम डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी कहेंगे। इसके बाद हमारे साथ अगला जो टर्म आता है साइटोपैथोलॉजी। व्हाट इज मीन बाय साइटो, साइटो मीन सेल, पैथोलॉजी मीन टू स्टडी, ठीक है। सो सेलुलर लेवल पर जो एबनॉर्मल चेंजेस आती है डिजीज़ की वजह से, मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से सेलुलर लेवल पर जो एबनॉर्मल चेंजेस आती है, उन एबनॉर्मल चेंजेस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे साइटोपैथोलॉजी। फिर इसके बाद हमारे साथ एक अगला टर्म आता है सर्जिकल पैथोलॉजी। तो सर्जिकल पैथोलॉजी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है बायोप्सी सैंपल्स की, जो इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकली उस बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सर्जरी के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस बॉडी पार्ट की हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम कट ऑफ करते हैं बॉडी से, ठीक है। और फिर उसकी हम जो स्टडी करते हैं, उसको जब हम डायग्नोस करते हैं तो इसको हम कहते हैं सर्जिकल पैथोलॉजी। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला टर्म आता है उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम पैथोलॉजी। व्हाट इज़ मीन बाय पोस्टमार्टम पैथोलॉजी, पोस्टमार्टम पैथोलॉजी किसे कहते हैं। इट डील्स विद द पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन सर्कस, ठीक है, ह्यूमन कार्कस या सर्कस आफ्टर डेथ। ह्यूमन सर्कस किसे कहते हैं, सर्कस या कार्कस से मुराद डेड बॉडी, ठीक है। जो ह्यूमन डेड बॉडी होती है, डेथ, उसके डेथ के बाद जो डेड बॉडी होती है उसकी जब हम पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ऑटोप्सी करना या निक्रोप्सी करना, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की जो स्टडी होती हैं इसको फिर हम पोस्टमार्टम पैथोलॉजी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी।
फिर इसके बाद हमारे साथ अगला टर्म आता है जिसको हम फोरेंसिक पैथोलॉजी कहते हैं। फोरेंसिक पैथोलॉजी क्या है? ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। ये हमारे साथ एक सब स्पेशलिटी है पैथोलॉजी की, दैट फोकस इज ऑन द मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द काज ऑफ डेथ बाय एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी के एग्जामिनेशन करते हुए हम क्या करते हैं, डेथ की वजह मालूम करने के लिए जो लीगली कानूनी तौर पर जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम की जो फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो इस तरह की जो स्टडी होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक पैथोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद एक अगला टर्म हमारे साथ आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी, ये हमारे साथ क्या है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो पैथोलॉजी में तो हम बात कर रहे थे कि डिजीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? पैथोफिजियोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि एक पैथोजन जो है वो किस तरह से डिज़ीज़ को काज करता है, वो किस तरह से डिज़ीज़ को जो है बॉडी में काज करता है, उसको जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है डिज़ीज़ के काज करने का, वो क्या है, और फिर उस डिज़ीज़ को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल अल्फाज में लिखा गया है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अल्ट्रेशन इन द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ अ बॉडी एज अ रिजल्ट टू अ डिजीज। इट इज़ आल्सो नोन एज पैथोफिजियोलॉजी और pathophysiology of indigestion, diarrhea, abortion etc. is called फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी। ठीक है, सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें हम डिजीज़ की वजह से जो चेंजेस आए होते हैं हमारे बॉडी के सिस्टम या ऑर्गन में, उन चेंजेस के बारे में स्टडी करना, इसके साथ साथ उस पैथोजेनिक एजेंट के बारे में बात करना, स्टडी करना जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ काज हुआ होता है, कि वो किस तरह से ये डिज़ीज़ उसने काज की है, फिर इस डिज़ीज़ को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे, इस स्टडी को हम फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आई होगी। अब हम बात करते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी की। इम्यूनोपैथोलॉजी से मुराद ये है कि ये वो स्टडी होती है जिसमें डिज़ीज़ की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, उसमें ख़राबी आ जाए, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टडी होंगी तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इम्यूनोपैथोलॉजी कहेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज़ mediated by immune reactions such as immunodeficiency diseases, autoimmune diseases एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ की वजह से जो इम्यून सिस्टम है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, उसमें चेंजेस आ जाती है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की जो रिएक्शंस है, जो रिस्पॉन्सेस है, उसको एबनॉर्मल करती हैं, उसको क्या कर देती है, एबनॉर्मल कर देती है, उसमें एबनॉर्मल चेंजेस ले आती है। तो इस तरह के डिजीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, तो इसको हम कहेंगे इम्यूनोपैथोलॉजी। इसके बाद फिर हमारे साथ अगला टर्म आता है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी की। व्हाट इज़ मीन बाय मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी? मॉलिक्यूलर लेवल पर हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब ये है कि डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल पर जो चेंजेस आती है, एबनॉर्मल चेंजेस, ठीक है, तो उसके बारे में जब हम मुताला करते हैं इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अल्ट्रेशन दैट टेक्स प्लेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब यह है कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस का आ जाना डिजीज़ की वजह से, जीन्स के जो है लोकेशन में चेंजेस का आना, या हमारे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके फंक्शन में चेंजेस का आ जाना, ठीक है,
क्रोमोसोम के जो सीक्वेंस है या क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस का आ जाना, क्रोमोसोम की जो तादाद है उसमें चेंजेस का आ जाना डिजीज़ की वजह से। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी क्या है? एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी से मुराद ये है कि एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जब हम किसी डिज़ीज़ को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, लेबॉर्ट्री में उसको बनाते हैं और उन डिजीज़ के जो फंक्शन होते हैं, काम करने की जो मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, कि किस तरह से ये एबनॉर्मेलिटीज़ को काज करती है, किस तरह से ये मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो है एबनॉर्मेलिटीज़ काज करती हैं, इसके बारे में स्टडी करना, ठीक है, ताकि हम उस डिज़ीज़ को सही तरह से समझें, सही तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस तरह की जो स्टडी होती हैं इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो इंतहाई सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थोड़ी सी आप लोग कंसंट्रेशन के साथ अगर इसको सुने, इसको गौर से सुने तो इंतहाई आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं और ये आपको इस लेक्चर के दौरान ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी आप लोगों ने कोशिश करनी है, बाकी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इजी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। पैथोफिजियोलॉजी को अगर आप लोग देखें तो पैथोफिजियोलॉजी जो है ये 3 अल्फाज से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। पैथो मीन क्या, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, पैथो मीन डिजीज़। फिजियोलॉजी का मतलब, फिजियो का मतलब क्या है? फिजियो का मतलब है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। और लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब है टू स्टडी। सो पैथोफिजियोलॉजी से मुराद ये है, पैथोफिजियो से मुराद ये है कि जो पैथोजन होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से डिज़ीज़ को प्रोड्यूस करता है, डिज़ीज़ को काज करता है, तो इसको कहते हैं पैथोफिजियो, ठीक है। और लॉजी से मुराद ये है टू स्टडी। सो वो स्टडी जिसमें हम डिजीज़ या जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में जब हम मुताला करते हैं कि एक पैथोजन जो है वो कैसे बॉडी में डिजीज़ को काज करता है, किस तरह से वो बॉडी में एबनॉर्मल चेंजेस को लाता है और उस एबनॉर्मल चेंजेस को फिर हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, जो मुताला करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहेंगे? इस तरह की स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की डिफिनीशन देखें, कहते हैं कि इज़ अ मॉडर्न इंटीग्रेटिव बायोमेडिकल साइंस फाउंडेड ऑन बेसिक एंड क्लिनिकल रिसर्च दैट इज़ कंसर्न विद द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन, डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस इन ह्यूमन एंड एनिमल इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। वही बात है जो कि मैंने अभी आपको कही कि ये हमारे साथ एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम मुख्तलिफ जो पैथोलॉजिकल डिजीज़ या पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं कि वो प्रोसेसेस कैसे जो है वो इनिशिएट करते हैं, वो बॉडी में किस तरह से काम को चालू करते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है और फिर इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम कैसे ह्यूमन और एनिमल में ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं इसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शंस इन द बॉडी एंड हाउ डिजीज प्रोसेसेस वर्क। देखिए, ये डिफिनीशन अगर आप लोग याद करें और जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा ले तो बस ये डिफिनीशन जो है ये आपके लिए काफ़ी है। ये इतना बड़ा डिफिनीशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है या याद करने की ज़रूरत नहीं है। द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन एंड हाउ डिजीज़ प्रोसेसेस वर्क, किस तरह से डिजीज़ जो है ये हमारे बॉडी में फंक्शंस को जो है एबनॉर्मल करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कैसे क्या एबनॉर्मल करता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो मुताला हम करते हैं, इस स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं? एनालिसिस और एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी फ्लूइड्स, इन्फेक्शन, एबनॉर्मेलिटीज़ की, ठीक है, कि हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स है उसमें जो एबनॉर्मेलिटीज़ आई हुई होती है, जो इन्फेक्शन काज हुआ होता है या जो एबनॉर्मेलिटीज़ आई होती हैं, उसकी जब हम एनालिसिस एग्जामिनेशन करते हैं इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है।
पैथो मीन्स दैट देयर इज एन एसोसिएटेड डिजीज, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिक चेंजेस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिजीज। किसी डिजीज की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो फिजियोलॉजिक चेंजेस आती है, बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें जो एबनॉर्मल चेंजेस आती है, उसके बारे में हम जो मुताला करते हैं इसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे। Pathophysiology is a biomedical science dealing with the functional changes in disease organism, ठीक है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ का शिकार हुए होते हैं और उस डिजीज़ की वजह से जो फंक्शंस है उस ऑर्गेनिज्म के उसमें चेंजेस आए हुए हो, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं, इस स्टडी को हम क्या कहेंगे? पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे। वाई पैथोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए पैथोलॉजी को स्टडी करना या पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग प्रोफेशन में? तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नर्सिंग प्रोफेशन में। इस पैथोफिजियोलॉजी के ज़रिए हम मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे सकते हैं। वो सवालात क्या हैं? It helps them to find answer to important questions related to disease process, like what is the cause or causes of disease and why the disease is developing। ये जो डिजीज़ किसी ऑर्गेनिज्म को हुई है तो ये क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स है। इस तरह के सवालात के जवाब देने के लिए पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में डिज़ीज़ कैसे काज होता है, इसका जो प्रोसेस होता है डिज़ीज़ के काज होने का वो क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इसके जवाब तभी दे सकते हैं जब आप पैथोफिजियोलॉजी को सही तरह से समझते हो। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नर्सिंग प्रोफेशन में पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी करना, पैथोफिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप तब तक किसी भी डिज़ीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, किसी भी डिज़ीज़ की जो काज़ है उसको मालूम नहीं कर सकते जब तक आपको पैथोफिजियोलॉजी सही तरह से ना आई हो। तो पैथोफिजियोलॉजी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नर्सिंग। इसी तरह से व्हाट आर द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ ऑनसेट, प्रोग्रेशन एंड रिकवरी। वो कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से जो डिज़ीज़ है वो शुरू हो जाता है किसी ऑर्गेनिज्म को, या वो डिज़ीज़ जो है वो सीवियर हो जाता है, या वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम किसी भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म को डिज़ीज़ फ्री करा सकते हैं, उसको उन बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो इस तरह के सवालात के जवाबात भी आप तभी दे सकते हैं जब आपको पैथोफिजियोलॉजी का पता हो। एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स एंड साइन ऑफ डिजीज़। अब वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए डिजीज़ के जो अलामात है, साइन सिम्टम्स है, वो अपीयर होते हैं। तो इस तरह के सवालात के जवाबात देने के लिए पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पैथोफिजियोलॉजी जो है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है नर्सिंग प्रोफेशन में। इसी तरह से हमारे साथ रिलेशन अमंग्स पैथोफिजियोलॉजी एंड जो दूसरे साइंसेस है, पैथोफिजियोलॉजी का दूसरे ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आप स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे और अपने यूनिट नंबर 1 को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।